जा रहे हैं करंट के हीटिंग इफेक्ट पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके प्रॉब्लम्स एचसीवी में करंट के बाद वाला चैप्टर है। इसमें क्या होता है यार, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है इसमें अगर हम जाए तो हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई रेजिस्टेंस है मान लीजिए आर का और उसके अंदर एक करंट आई फ्लो कर रही हो, तो करंट की वजह से रेजिस्टेंस में कुछ थर्मल एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है, जिसका रेट जो होता है उसके बारे में कहा जाएगा कि रेट ऑफ हीट इस रेजिस्टेंस में जो प्रोड्यूस होती है वो होती है आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर, राइट यार। और अगर हम हीट को डिनोट करें बाय सिंबल एच, तो रेट मतलब उसका डेरिवेटिव यानी कि ये बेसिकली डी एच ओवर डी टी है, जिसमें एच हीट को इंडिकेट करता है। आई स्क्वायर आर का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो dt को राइट साइड पर ट्रांसफर कर सकते हैं और dt को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो dh बराबर आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस r मल्टीप्लाइड बाय द dt, ये बन जाएगा। यस सर। एंड अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें लिमिट्स ऑफ टाइम फ्रॉम t1 टू t2 एंड करस्पॉन्डिंगली हीट की लिमिट 0 से h तक रखें अगर, मतलब टोटल हीट जो आएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dh गिव्स मी टोटल हीट। So the total heat is integration from T1 to T2 in I square R multiplied by dt. ये एक्सप्रेशन ऑफ हीट लॉस। और स्पेशल केस में अगर हम ऐसा मान लें कि जो करंट है वो कांस्टेंट है, अगर स्पेशल केस कंसीडर कर लें दैट करंट I टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट करंट, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो हाँ, उस केस में I स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और हीट लॉस की वैल्यू बन जाती है I स्क्वायर इंटू आर, और सिर्फ dt इंटीग्रेट होगा। जब dt इंटीग्रेट होगा तो t2 माइनस t1, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन डेल्टा t, t2 माइनस t1 कॉल्ड एज टाइम ड्यूरेशन। तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम हीट लॉस का फॉर्मूला है, बट कंडीशन है करंट कॉन्स्टेंट रहे, अदरवाइज जनरलाइज फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू dt का। मूव करें आगे। यस सर। वेरिएबल करंट में ये वाला फॉर्मूला और कांस्टेंट करंट में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन अ रेजिस्टर। जस्ट फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अंदर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और क्वेश्चन में सिंपली पूछा जाए कि हीट इन द टाइम ऑफ 2 सेकंड्स क्या आएगी, तो हीट इन द टाइम ऑफ 2 सेकंड्स हम आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज करंट जो दिया जा रहा है वो कांस्टेंट है, हम आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। तो आई स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 10 एंड जो भी टाइम दिया जाए इतने जूल्स की हीट आएगी। यस सर। एक्चुअली में इसको जूल्स लॉ भी कहा गया है। जूल्स लॉ इसलिए कहा गया कि सबसे पहले जूल्स ने ही इसको ऑब्जर्व किया था कि करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसको। तो जूल्स लॉ व्हिच गिव्स दैट हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इनटू टाइम। तो ये सिंपल एग्जांपल है, और वहीं पर अगर हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर लो जहां पर कि जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, यानी कि करंट और टाइम के बीच कोई रिलेशन दे रखा आपको। फॉर एग्जांपल करंट इज गिवन एज 20 इंटू स्मॉल t वेयर t इज द टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज रहेगी। तो हमने बड़ा सिंपल रिलेशन पुट किया है क्योंकि हमें सिर्फ प्रोसेस समझाना है आपको। तो इसके अंदर अगर कहा जाए कि हीट हमें कैलकुलेट करनी है इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, तो क्या तरीका होना चाहिए, तो इसका आंसर हम देंगे h इक्वल्स टू, बिकॉज ये करंट टाइम पर डिपेंडेंट है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें करंट और टाइम के बीच कोई रिलेशन है उसमें हीट के लिए ये इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाओ, इंटीग्रेशन स्क्वायर ऑफ करंट 20 इंटू टी इज द करंट, उसका स्क्वायर करें तो 400 इंटू टी स्क्वायर इंटू द रेजिस्टेंस 10 इंटू टाइम, और 2 सेकंड्स में कैलकुलेट करना है तो लिमिट्स 0 से 2 तक की, आंसर आ जाएगा इसका।
Yes. बाकी लोग ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. है ये। ये बेसिक सा है, मतलब जो Yes, बहुत ही sir. मोस्ट एलिमेंटल फॉर्मूला कहते हैं जिसको। नाउ फिलहाल हम इस चैप्टर में कांस्टेंट करंट के ही प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, वेरिएबल करंट्स की प्रॉब्लम को फिलहाल डील नहीं करने वाले। वो उसके लिए एक अलग सा चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो पावर, जिसको हम पावर भी कहते हैं, पावर इन द रजिस्टर, इसके लिए फॉर्मूला है या तो आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, या फिर इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वी स्क्वायर बाई आर। और इसके ऊपर बेस्ड कई सारी एप्लीकेशंस है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे डेली यूज में आते हैं। फॉर एग्जांपल बल्ब का, जो हमारे हीटिंग कॉइल्स हैं, जो दो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो इस पे काम करते हैं, बल्ब की ऑपरेशन और हीटिंग कॉइल्स की ऑपरेशन, या और भी इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मोटर है, उसकी बात कर सकते हैं। थर्मोस्टेट एक डिफरेंट चीज है, मतलब हमारे घर में जो डे टू डे बेसिस पर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं, तो मोस्ट कॉमन बल्ब है, हीटिंग कॉइल है, फैन है। तो कोई भी अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है, तो उनका बेसिक प्रिंसिपल Yes, पावर sir. के ऊपर है। और आज के डेट में तो जितने भी आपके बड़े बड़े डिवाइसेस हैं वो सब पावर रेटिंग्स के साथ आ रहे हैं, स्टार रेटिंग्स के साथ। Yes, sir. Yes, sir. 2 स्टार, 3 स्टार, तो वो हाँ। हम बड़ा सिंपल वे में चलते हैं। सबसे पहले बल्ब की ऑपरेशंस की बात करते हैं। ट्रेडिशनल बल्ब जो पहले के जमाने में बल्ब आते थे उनकी बात कर रहे हैं, अब आज के नहीं। CFL और LED की बात नहीं हो रही। जो पुराने फिलामेंट्स वाले बल्ब आते थे, Yes. उनका कुछ इस तरीके का डिजाइन होता था, मतलब ऐसे करके ग्लास की वॉल होती थी, अगर आप सबको कभी देखा हो इस टाइप के बल्ब, और ऐसे दो छोटे छोटे लीड होते थे जो कि बल्ब के होल्डर्स में चले जाते थे, Yes, sir. और अंदर जाकर के इनमें फिलामेंट होते थे। ऐसे कुछ होता था यार, अगर आपको याद हो ऐसे तरीके का। Yes, sir. अंदर Yes, sir. टंगस्टन होता था। हाँ जी, बोलो बच्चे, कनेक्ट हो गए? यस सर। Yes, sir. होगा। Yes, sir. एक सेकंड। हाँ, बताओ जरा इनके ऑपरेशंस कैसे होते थे यार? सर वेरी हाई रेजिस्टेंस, सर रेजिस्टेंस बहुत होती है, और जब इलेक्ट्रिक करंट करंट फ्लो होता था तो रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि वो ग्लो हॉट हो करने लगते जाता थे। था, वो वो एरिया hot होके glow गर्म हो करता जाता था पूरा। तो ग्लो करने लगते थे, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है कि वो मेल्ट भी नहीं करते थे। ये सब मेल्ट नहीं होता था। ठीक, वो तो थ्योरेटिकल लेवल पर हो गया आपने। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अब आप इसको किसी बैटरी से लगाते हो, मान लो हम कह रहे हैं किसी बैटरी से या कहीं से लगाया, तो हम कुछ वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज फिलामेंट में कुछ करंट भेजता है, करंट फिलामेंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, और वो हीट लाइट, मतलब जो हीट है उसका कन्वर्जन करते हो आप इन लाइट। बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है। यस Yes, सर। sir. Bulb is a device which converts thermal energy into the visible form of light energy, मतलब ग्लो करता है। तो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा लाइट इस बल्ब से निकल के आती है, और बल्ब हमेशा किसी न किसी पावर के होते हैं, 10 वॉट, 20 वॉट, 100 सर वॉट। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसकी रेटिंग 100 वॉट होती थी इस बल्ब की। नहीं, वो अलग अलग होता है भाई। पहले जो बल्ब आते थे, ये बहुत पहले वाले पीले पीले कलर की लाइट आती थी, इसमें येलो लाइट होती थी, Yes, sir. सर Yes. हेलोजेंस भी ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। तो वो अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, 100 वॉट के बल्ब भी आते हैं, 50 वॉट के बल्ब भी आते हैं, 60 वॉट के बल्ब भी आते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आप, खैर मेरा पॉइंट सुनिए। जैसे अगर लिखा हो कि जो बल्ब है वो 100 वॉट का है, तो क्या मतलब हुआ इसका? 100 वॉट का बल्ब होने का क्या मतलब है? 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। यस 100 जूल एनर्जी पर सेकंड, क्या लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में? आती है सर हीट के हीट के फॉर्म में। फॉर्म में। के फॉर्म में। दोनों ही, क्योंकि हम एक आइडियल केस मानते हैं कि जितनी हीट इस फिलामेंट में जनरेट होती है वो सारी की सारी हीट, मतलब हम एक आइडियल सिनेरियो मान रहे हैं
जो कुछ भी हीट फिलामेंट में जनरेट होगी वो सारी की सारी हीट 100% लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी। यस सर। ठीक है, तो जो ये फिलामेंट्स होते हैं इनकी पावर लिखी होती है। जब भी आप मार्केट में कॉमर्शियली जब बल्ब खरीदने जाते हो तो दुकानदार से यही कहते हो कि भैया मुझे इतने वॉट का बल्ब दे दो। नोटिस Yes, करो sir. आप कभी भी, Yes, sir. यस सर कभी हम में से किसी ने जा करके दुकानदार से इलेक्ट्रिकल शॉप पे जा करके कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि भैया मुझे 20 एम्पियर का बल्ब दे दो, No, sir. है ना? नहीं कहते। हाँ, कभी नहीं बोलते। हम कहते हैं मैं 100 वॉट का बल्ब दे दो। अच्छा, हम लोग वो बल्ब अपने घर में जिन भी बल्ब होल्डर्स में लगाते हैं वहां पर कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही होती है? 220 वोल्ट। 220 तो हर एक बल्ब में दो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो कितने वॉट का है और कितने वोल्ट पर चलेगा। इंडिया में बिकने वाला बल्ब दूसरी कंट्री में नहीं लग पाएगा। यस Because सर, दूसरी यूएस में 110 और जापान में भी 110 आता है। हाँ, वो 110 वोल्ट की सप्लाई पर काम करते हैं, तो उनके बल्ब अलग है, हमारे यहाँ बल्ब अलग सर उनका सॉकेट भी फ्लैट होता है, बहुत अप्लायंसेस पड़े हैं। तो इस बात को समझिएगा, बिकॉज ये वैसे तो डेली लाइफ की चीज है बट प्रॉब्लम्स में ये डिस्टर्ब करता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, मतलब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं। अगर घरों में लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में लगा रहे हैं तो अलग बात है। 220 वोल्ट और 100 वॉट, ये इसको हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ द बल्ब। जिसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर इस बल्ब के फिलामेंट को 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जाएगा तो ये 100 वॉट की लाइट जनरेट करेगा। ये इसका मतलब है। 100 watt 100 joule light in 1 second will be given by this bulb if the bulb is operated at 220 volt। ये रेटिंग ऑफ द बल्ब का मतलब है। Yes, sir. ठीक है, और इससे हमें बल्ब के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है, बिकॉज पावर इज वी स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो ये जो रेटिंग ऑफ बल्ब है ये हेल्प करेगा आपको बल्ब की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। So resistance of this bulb will be, because power equals to V square by R, so resistance will be V square and divided by this power, and that means कि 220 square divided by 100, कितने ohms इसका resistance? Yes sir. ठीक है, Yes, जो sir. अराउंड मेरे ख्याल से 484 आ जाएगा शायद, अगर 220 का स्क्वायर करें। Yes, sir. Yes, sir. 484. Yes, 484 100 आ रहा है तो 484 हो जाएगा। तो 484 ओम रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिलामेंट है जो बल्ब के अंदर लगा हुआ है। डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऐसा लिखा हो कि अ बल्ब ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट, मतलब ये लाइन उस बल्ब के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए दी जा रही है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब डायरेक्टली प्रोवाइड ना करके इनडायरेक्ट वे में प्रोवाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द पावर एंड द वोल्टेज। ये जो पावर वोल्टेज गिवन है दे आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। अब इसके बाद समझते हैं एक और पॉइंट। क्या जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस बल्ब के पास वोल्टेज की सप्लाई कितनी हो रही है। मतलब कभी कभी हमारे घरों में अचानक से वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, लो वोल्टेज आ जाते हैं, कभी कभी होता है। Yes, sir. समर्स में खास तौर पे होता है कि रात के टाइम पर वोल्टेजेस काफी लो हो जाते हैं जब सबके एसी वगैरह ऑन हो जाते हैं मोहल्ले में। तो आपने नोटिस किया होगा सभी लोग अपने अपने घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स लगवा लेते हैं या फिर Yes sir. मेन सप्लाई के Yes, साथ sir. एक बड़ा सा बॉक्स लगा देते हैं Yes, जो sir. वोल्टेज को लिफ्ट कर देता है। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ऐसे में क्या होता है, घर की डिवाइसेस काम ही नहीं कर रही होती, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा होता है। Yes, sir. So- Faint काम करती है काफी। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा मान लो वोल्टेज जो है वो डाउन चल रहा है, लो चल रहा है, तो क्या हमारा बल्ब का रेजिस्टेंस कम हो जाता है या ज्यादा हो जाती है? सर वही रहेगा, पावर बढ़ Resistance वही रहता है सर, करंट प्रॉपर्ली जाता है। राइट, मतलब ये जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब जो कि 484 ओम आ रही है, ये किसी भी वोल्टेज पर इतनी ही रहेगी। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब का वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। इसमें लो वोल्टेज आए चाहे हाई वोल्टेज आए,
चाहे प्रॉपर वोल्टेज जाए, करंट लो जाए, करंट हाई जाए, करंट प्रॉपर जाए, इन सभी बातों के इंडिपेंडेंट इसका रेजिस्टेंस मानते हैं, Yes, sir. Yes, राइट? sir. Yes. तो हमारे पास देखो तीन चीजें हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर हमारे को मान लो किसी दिन वोल्टेज लो आ रहा है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस तो उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि लो वोल्टेज Yes, होने से रेजिस्टेंस तो लो हो नहीं जाएगी। तो R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो जो हमारा R है ना, ये फिक्स्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज लो होगा तो करस्पॉन्डिंगली पावर भी लो होगी, यानी इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डिम हो जाएगा ये। और अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज हाई आ रहा है तो फिर करस्पॉन्डिंग पावर भी हाई होगी, यानी बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वोल्टेज को एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज बल्ब Yes, sir. फ्यूज भी हो जाएगा। सब फ्यूज हो जाएगा और एनसीबी Fuse भी हो- डाउन हो जाती है। हाँ, एमसीबी तो खैर अलग चीज है, बट बल्ब फ्यूज हो जाते हैं एक सर्टेन वोल्टेज के बियॉन्ड जाने पर, वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज कहलाता है, जो Yes, sir. नॉर्मली 220 ही होता है। 220 वोल्ट थियोरेटिकली होता है कि 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अगर बल्ब को मिलेगा तो ये इसका फिलामेंट टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है और ये बल्ब काम करना बंद कर देते Yes, sir. पढ़ा Yes. ठीक है, पहले। राइट। तो अब क्वेश्चन सुनते हैं। यहाँ तक सब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। अब सुनिए इसके बाद, इसके ऊपर की प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती है वो सुनिए। अब ऐसे कहते हैं कि अ बल्ब रेटेड एज 220 वोल्ट 100 watt, a bulb rated as 220 volt 100 watt is connected to 110 volt supply. What is power consumed by the bulb? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यार। So 50 watt. हम्म, So 50 50 watt. watt 50 watt का Yes, आएगा, sir. क्यों? सर क्योंकि वोल्टेज हाफ हो गया, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, तो फिर पावर हाँ। चेंज होगी। तो पावर हाफ होगा, ये कैसे कह सकते हैं? रेजिस्टेंस इज V स्क्वायर अपॉन P। हम लोग कह रहे हैं रेजिस्टेंस फिक्स है, यानी कि V स्क्वायर अपॉन P भी फिक्स है। यस सर। तो वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड का स्क्वायर, पावर रेटेड V स्क्वायर बाई P, इट शुड बी सेम एज वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको अपॉन पावर जो वो कंज्यूम करेगा। सीधा सा रूल लगाओ। 25 watt. हाँ, हाँ सर 25, सॉरी सर तो कैलकुलेशन। रेटेड वोल्टेज कितना है? रेटेड वोल्टेज यहाँ पर लिखा है बल्ब रेटेड एज, तो रेटेड वोल्टेज इज 220, यानी कि 220 स्क्वायर। व्हाट इज द रेटेड पावर? 100। सर 25 वॉट। हाँ, व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? वी आर सप्लाइंग एट 110 ओनली, 110 का स्क्वायर अपॉन पावर जो वो कंज्यूम करेगा। अब इससे निकाल लीजिए कितना पावर यस कंज्यूम सर। करेगा। 25 वॉट, 25 watt. 25 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा ये। मतलब 100 वॉट का बल्ब इस तरीके से ग्लो करेगा जैसे कि 25 वॉट का बल्ब लगाए। यस सर। राइट यार? यस सर। Yes, sir. Yes. sir. वो बेसिक क्वेश्चन, ये रूल ध्यान रखना है आपको, दैट वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड इक्वल्स टू वी सप्लाई का स्क्वायर अपॉन पी कंज्यूम। सीधा सा रूल है। लॉजिक क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। नाउ इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग 110 वोल्ट, if we supply it at 330 volt, suppose that we supply it at 330 volt, then सर 100/9। now we are supplying 330, So 0. 0। जब सप्लाई उसके रेटिंग से ज्यादा होगी, रेटिंग इज 220, रेटिंग का मतलब होता है बस, अब इससे ज्यादा नहीं,
जैसे ही 220 से ज्यादा करोगे बल्ब कहेगा सॉरी फ्यूज हो जाएगा। मैं फ्यूज हो रहा हूँ। 220 वोल्ट से कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते आप उसको। भाई Yes, किसी sir. भी डिवाइस की अपर रेटिंग होती है ना, लोअर रेटिंग थोड़ी होती है। आपको एक वेट लिफ्ट करना है, मैक्सिमम आप 100 किलो का वेट उठा सकते हो, तो 50 का भी उठा लोगे। यस सर। बस 200 किलो हाँ उठाने को सर, दिया जाए मिस्टेक हो गई। तो 200 किलो उठाने को दिया जाए तो भाई दिक्कत होगी। यस सर, दिक्कत क्या, उठाएंगे ही नहीं। बोल जाओगे। तो रेटेड से ज्यादा करने पर पावर कंजम्पशन क्या होगा? आंसर इज 0, द बल्ब इज फ्यूज नो, फिलामेंट टूट जाएगा उसका। खैर, इसी प्रिंसिपल पर कई सारे क्वेश्चन थे। जो प्रिंसिपल था वो हमारा ये था दैट रेटेड वोल्टेज, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड इज इक्वल टू वी सप्लाई अपॉन पावर जो उसने कंज्यूम किया। ये कंसेप्ट है और ये रेजिस्टेंस के बराबर है। बस ये लॉजिक बल्ब्स का ध्यान रखिएगा, सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है। कुछ क्वेश्चंस और दिखाएंगे इसके ऊपर, लाइक प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है, हमारे पास दो बल्ब हैं, एक की रेटिंग 100 वाट की है और दूसरे की रेटिंग 60 वाट की है। 100 वाट और 60 वाट के दो बल्ब हैं, 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट इनके रेटिंग्स हैं। The two bulbs are rated as 220 and 100 watt and the second bulb is rated as 220 and 60 watt. दोनों बल्ब को सीरीज में लगाया एंड एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और वो बैटरी है 220 वोल्ट की। और क्वेश्चन है व्हाट विल बी पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब 1 एंड व्हाट इज द पावर कंजम्पशन फॉर द बल्ब 2। कैसे करना चाहिए बताएं। पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब 1 एंड पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब 2। सर दोनों में करंट पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद से करंट निकालेंगे। फिक्स्ड है हाँ सर, और सर वी डिफरेंस होगा वो निकाल लेंगे पावर से। ठीक ठीक है। यस सर। सर ऐसे अब इसको क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कौन सा वाला ग्लो ब्राइट करेगा ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये बिल्कुल। 10th में किया था। हाँ, कौन सा ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा इसमें। यस सर। ठीक है, तो लॉजिक क्या है इसके पीछे सुनना। पहले तो इसके इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का लॉजिक क्या है, लॉजिक पहले आपको अलग से बताते हैं। लॉजिक इज वोल्टेज डिवीजन इन रेजिस्टर्स। ये भी बड़ा यूजफुल लॉजिक है, कई बार प्रॉब्लम्स को आसान करने में काम करता है हमारा। जैसे कि अगर हमें ये कहा जाए कि हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 आर कनेक्टेड इन द सीरीज and the total voltage across them is V. Total voltage across the resistors VA and the individual voltage of R1 is V1 and the individual voltage of R2 is V2. तो हम सबको पता है कि अगर हमारा टोटल वोल्टेज V है और इस पे भी इसके पास V1 वोल्टेज है और इसके पास V2 वोल्टेज है, V1 plus V2, capital V is तो V1 V1 plus V2 should be capital V. Yes sir. Yes, sir. एंड क्योंकि ये दो रजिस्टर से सीरीज में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे रजिस्टर से सीरीज के कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो सेम करंट कैरी कर रहे होंगे। Yes, sir. Yes sir. ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I into R. yes, So this V1 should be equal to current I multiplied by resistance R1 and V2 should be equal to the current I into resistance R2. और दोनों के लिए हम सेम करंट यूज कर रहे हैं बिकॉज सीरीज में Yes लगे sir. हैं। इस हिसाब से V1 को हम यहाँ पर IR1 कर सकते हैं और V2 को हम यहाँ IR2 करके करंट निकाल सकते हैं, जो आप लोगों ने अभी बताया। Yes sir. yes sir, तो करंट निकाल लेंगे तो यहाँ पर करंट की वैल्यू, बड़ा सिंपल मैथ है, करंट की वैल्यू मिल जाएगी V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 plus R2. सीधा सा रूल है। Yes sir. और जब V मिल जाएगा तो हमें V1 V2 में मिल जाएगी। Yes. बैक कैलकुलेशन करिए, इसका मतलब V1 की जो वैल्यू मिलेगी विच इज I into R1, so this is R1 divided by R1 plus R2 times V
एंड V2 इज, इस प्रॉब्लम को भी हम बाद में लिख लेंगे, स्पेस का दिक्कत हो रहा है मुझे। V2 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V। काफी यूजफुल रिलेशन है ये, बहुत ज्यादा यूजफुल है। दैट मीन्स टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, total voltage by total resistance multiplied by the resistance for which we are finding the voltage. Total voltage upon total resistance multiplied by the resistance for which we are finding this voltage. और ये रूल more than 2 resistors पे भी लगा सकते हैं। As example, अगर हमारे पास कहा जाए कि 3 रेजिस्टेंस है, ये सब हमें स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ohm and suppose 30 ohm, okay, and a total voltage of 600 volt is there, total is 600 volt। तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? तो वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, 10 ohm का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 600 by total resistance, 10 plus 20 plus 30, 10 plus 20 plus 30, 60 into 10 ohm से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ का वोल्टेज निकालना है, 20/60 into 600, तो टोटल अपॉन 200 रेजिस्टेंसेस into 20, यहाँ का निकालना है तो 600 डिवाइडेड बाय 60 into 30। अब आप निकाल सकते हो किसके पास कितना वोल्टेज आएगा। yes sir, तो यहाँ पर 100 वोल्ट, यहाँ पर 200 वोल्ट और 300 वोल्ट। मतलब एक वोल्टेज को रेजिस्टेंसेस में कैसे डिवाइड करना है इसको ध्यान रखना है। और ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट मैंने रेजिस्टेंस में बता रखा है, उसमें yes sir, I1 is equals to पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होता है। yes sir, इसको Yes sir. लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है। Yes sir. yes sir, Yeah. बताया। तो ये आपके रिवीजन नोट्स में होने चाहिए। डिवीजन ऑफ अ वोल्टेज इन द सीरीज रेजिस्टर्स एंड डिवीजन ऑफ करंट इन द पैरेलल रेजिस्टर्स, काफी हेल्प करता है मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है यहाँ तक? yes sir, Yes sir. ठीक। Yes, ये लॉजिक हम बल्ब वाले क्वेश्चंस में अब यूज करने जा रहे हैं। जो लॉजिक यहाँ पर अभी आपको डिस्कस किया रेजिस्टेंस के साथ में, यही लॉजिक बल्ब के क्वेश्चंस में हम अभी यूज करेंगे। कैसे? देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या था कि 2 बल्ब्स हैं और वो सीरीज में लगे। हमने यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई दिया था। ये हमारा बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। तो बल्ब 1 के पास कितना वोल्टेज आएगा? वोल्टेज ऑफ बल्ब 1 एंड वोल्टेज ऑफ बल्ब 2, सिमिलर लॉजिक लगाओ। तो वोल्टेज ऑफ बल्ब 2 विल बी टोटल वोल्टेज, जिसको हम V सप्लाई करें, VS, S फॉर सप्लाई। yes sir, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, B1 plus B2, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब R2। R2, यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? यहाँ पर तो दिस वोल्टेज so विल बी total supply supply upon total resistance into R1, इनटू R1। yes sir, अब R1 R2 कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अलग से कंसेप्ट था, दैट रेजिस्टेंस फॉर एनी बल्ब, रेजिस्टेंस फॉर एनी बल्ब इज द रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड पावर। yes sir, individually आएंगे ये दोनों, एक सेपरेट कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट से हम दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। yes sir, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 1, उसका रेटेड वोल्टेज लिखा था हम लोगों ने, शायद 100 वॉट था, 220 वोल्ट था। और ये हमारा 60 वॉट 220 वोल्ट है। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और रेजिस्टेंस ऑफ अदर बल्ब इज 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। सही है ये चीज? yes sir, yes sir, Yes sir. ठीक। थोड़ा सा और अगर हम स्मार्टली चलें, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम और स्मार्टली प्ले करें तो ये कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर R1 आप देख रहे हो ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। कैसे?
न्यूमरेटर में जो R1 है इसको हम नीचे ले जाते हैं। R1 इन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएं अगर, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 1 plus R2 प्लस by R2 बाई R1। सर सॉल्व और भी ये- करना पड़ेगा R1 और R2 इतना बड़ा। हाँ ये थोड़ा सा। Yes, और sir. अगर इस R2 को, इस न्यूमरेटर वाले R2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाओ, 1 upon तो- R1 plus R2 by R2 1 प्लस R1 by R2. बाय R2। तो बेसिकली इन वोल्टेजेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे R1 R2 की वैल्यू चाहिए या फिर R1 R2 का रेशियो चाहिए? So रेशियो। ratio. रेशियो। और रेशियो निकालना आसान है। अगर आप यहाँ देखो तो R1 बाई R2 की जो वैल्यू बनेगी Sir, 10 by 6. तो 3/5। 3/5। तो अब बताओ क्या आंसर बना? बल्ब 1 के लिए वोल्टेज सप्लाई इज 220 अपॉन 1 R2 बाई R1। तो 220 अपॉन 1 प्लस 5/3 यस सर। कितना हो जाएगा ये? सर 220 3/8। मतलब इतना आ जाएगा ना 220 इंटू 3/8। yes sir Yes, sir. और VB2 कितना आएगा जा देखो, इट इज 220 इन द न्यूमरेटर सर 220 into 5। 5 by प्लस 3/8। तो into 5/8। 5/8। पहला एग्जांपल है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट आगे आप समझते जाओगे जैसे जैसे ना, क्योंकि अब इसको बताने में टाइम लग गया, बट नेक्स्ट टाइम पर Yes. इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ये कंसेप्ट हमको समझ में आ गया तो आगे हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा इस क्वेश्चन को करने के लिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा क्वेश्चन को करने के लिए वो ये है कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बल्ब 1 के पास क्या वोल्टेज आएगी और बल्ब 2 के पास क्या वोल्टेज आएगी। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और इनको लाने के लिए हम इस लॉजिक का यूज कर रहे हैं। विद दिस लॉजिक वी आर बेसिकली फाइंडिंग आउट the voltage for the bulb 1 and the voltage for the bulb 2। बोलो। यस सर। yes यस सर। ठीक है, इस लॉजिक से आप दोनों बल्ब की वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लें। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपसे थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस करके लिखा था, वो ये लिखा था किसी भी बल्ब के लिए उसकी रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर इज टू वोल्टेज जो उसको हमने बल्ब को दिया है, सप्लाई। सप्लाई अपॉन पावर जो उसने Power कंज्यूम किया and है, supply. पावर कंजम्पशन जो होगा उसका। तो अगर हम बल्ब 1 की बात करें तो उसके रेटेड वोल्टेज है 220, उसका रेटेड पावर है 100। बल्ब 1 के लिए कितना वोल्टेज बन रहा है हमारे पास? वोल्टेज फॉर बल्ब 1 वो बन रहा है 220 इंटू 3/8 एंड डिवाइडेड बाय पावर ऑफ दिस बल्ब 1। आया कुछ समझ में या नहीं आ रहा? Yes, sir. आ गया यस सर। कितना आया? पर बल्ब 1 की पावर कैलकुलेट करो। Sir, 900 by 64. 900/64 वॉट इस बल्ब की पावर Yes, sir. कंजम्पशन। एंड सिमिलरली पावर कंजम्पशन अगर हम बल्ब 2 का निकालें विद दिस लॉजिक, तो बल्ब 2 का रेटेड वोल्टेज है 220 Sir, अपॉन 2500 by 60 64. वॉट। 60 वॉट उसका रेटिंग है। So 60, yes. बल्ब 2 के लिए जो वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर, वोल्टेज ऑफ द बल्ब 2 वो बन रहा है 5/8 ऑफ 220। तो उसका So स्क्वायर भी करना है। 1500 by 64. हाँ 25/64 इंटू 220 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय पावर ऑफ द बल्ब 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बल्ब 1 की जो पावर बन रही है वो बन रही होगी कितना होता है आपने 900 by 900/64 64. और बल्ब 2 की पावर 1500 by 64. कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है? देखो Sir, bulb 1. अबे 2 सर 2। 900 ज्यादा होता है कि Sir, 1500 ज्यादा? 2, sir, 2. हाँ 60 वॉट का बल्ब पावर कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा उस बिल में इसका रोल ज्यादा है। 60 वॉट का बल्ब ज्यादा पैसे खर्च कराएगा क्योंकि ये पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। 100 वॉट का बल्ब कम पावर कंज्यूम कर रहा है, ये पैसे बचाएगा आपके। अजीब सा लगता है सुनने में। Yes, sir.
कि इसकी मतलब हम हल्का बल्ब लाए लेकिन उससे बिजली का खर्च बढ़ गया हमारा। तो ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है? क्योंकि आपने कनेक्शंस गलत कर रखे हैं, सीरीज में ना लगाए कभी। घरों में जितने बल्ब होते हैं सब पैरेलली कनेक्ट किए सब जाते हैं, पैरेलल में होता तो ये डिसएडवांटेज है सीरीज का। कई बार हम लोग अपने मंदिरों में जो टेम्पल्स हैं या फिर उनमें 10-10 वॉट के वो लाल पीले वाले बल्ब लगा देते हैं। अगर सीरीज में लगे होंगे तो है, बहुत ज्यादा कंजप्शन। बहुत पावर कंज्यूम होगा। पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है हमारी। तो अब जरा प्रॉब्लम को एक बार समराइज करें, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जेई के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, बिटसेट के लिए भी, सभी के लिए। स्टेप्स क्या थे? पहले तो हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका समझा कि सीरीज के रेजिस्टेंस में वोल्टेज को डिवाइड करने का लॉजिक क्या है। उस लॉजिक से हमने पहले ये पता लगाया कि बल्ब 1 के पास क्या वोल्टेज जाएगी और बल्ब 2 के पास क्या वोल्टेज जाएगी। फर्स्ट कंसेप्ट, तो यूजिंग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक calculate the voltages for each bulb and then apply this concept. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का कंबाइंड पावर कितना है? दोनों मिल करके टोटल कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं? भाई एक 900/64 कवर कर रहा है, एक 1500/64 कवर कर रहा है, तो व्हाट इज द टोटल पावर सर कंज्यूम? 2400/64। 2400 2400/64। yes sir. यस 2400/64 Sir, कितना what? आएगा ये? हाँ सर कितना आएगा? 300/8। 75/2. यस सर 75/2 यानी कि 37.5। Yes sir. यस सर Yes sir. यानी ये दोनों बल्ब मिल करके हमें सिर्फ 37.5 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहे हैं मिल करके। एंड 37.5 इज बेसिकली 100 into 60 डिवाइडेड बाय 160। जरा ये वैल्यू कितनी आएगी देखिए, 100 into 60 by 160। यस सर क्रॉस चेक करें। यस सर Sir 300/8. तो क्या ये 37.5 आएगा? Yes sir. 37.5. Yes, sir. Yes sir. 37.5 आ रहा. सर एक बार फिर से बता दीजिए 35.7 सॉरी 37.5 कैसे आया? इससे आ रहा है दोनों बल्ब के पावर को ऐड करके। अच्छा हाँ सर. और फिर हमने कहा ये 100 into 60/160, एक्चुअली 100 into 60/160 का मतलब P1 multiplied by P2, P1 into P2 divided by P1 plus P2। Plus P2. यानी अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो टोटल पावर जो कंज्यूम किए जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम से। टोटल कंजम्पशन ऑफ द पावर इज P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। सर ये और सब इसको- सीरीज में जब लगे हो तभी यूज सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। यस सर. एंड इसको और अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/टोटल पावर, 1/टोटल पावर इज 1/पावर 1 प्लस 1/पावर 2। कह सकते हैं इसको। यस सर Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. लेकिन एक कंडीशन इसमें कॉमन है कि जितने भी बल्ब आपने लगाए हैं उन सबका वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए था, सेम रेटिंग ऑफ वोल्टेज। भले पावर की रेटिंग्स अलग अलग हैं लेकिन वोल्टेज की रेटिंग 220 और 220 है। ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में ऐड करना है। जैसे हमने मान लो 3 बल्ब खरीद लिए, 100 वॉट का बल्ब, 60 वॉट का बल्ब और एक 40 वॉट का बल्ब ले आए, और ये सब 220 वोल्ट के रेटिंग पे है। एक्चुअली आप बोलो चाहे ना बोलो, मार्केट में बिकने वाले सभी बल्ब 220 वोल्ट के रेटिंग पे ही बिकते हैं। यस सर सारे अप्लायंसेस जितने भी हैं हाँ, सभी अगर आप इंडिया में, हाँ अगर हम इंडिया में परचेज कर रहे हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट में परचेज करोगे आप जाकर के, आपको सारे बल्ब 220 वोल्ट के, एंड वी कनेक्ट देम विद 220 वोल्ट नाउ। तो व्हाट इज टोटल पावर कंजम्पशन?
सर डायरेक्टली कर सकते हैं। 1200 तो 1 अपॉन टोटल पावर कंजम्पशन विल बी 1 डिवाइडेड बाय दिस पावर 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस पावर 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस पावर 40। नाउ कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितना पावर कंजम्पशन आएगा। सर 1200/62 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 1200/62 अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके देखिए। 20 सर अप्रॉक्स 19 सर 19.3 कुछ आ रहा है। सर 1935 वॉट 19.35 यस सर 19. सोचिए तो टोटल कंजम्पशन हमारा सिर्फ 19.35 वॉट का होगा इस केस में। यस यस सर ठीक है जी, सीधा सा रूल है। मतलब मल्टीपल बल्ब्स व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज प्रोवाइडेड दे आर ऑफ द सेम वोल्टेज रेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रूल ऑफ द सीरीज। नाउ अगर हम बल्ब्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं, बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल, नाउ उनकी बल्ब्स रेटेड पावर को बस प्लस कर देंगे। मान लीजिए एक मिनट Yes, sir. 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब और 220 वोल्ट, सही बोल रहे हो मेरे ख्याल से 60 वोल्ट का बल्ब, उनको पैरेलल में लगा दो बैटरी से विद 220 वोल्ट। अब सर क्योंकि पैरेलल में लगाने का एडवांटेज यही होता है कि फुल पावर मिलती है। क्यों फुल पावर मिलती है? क्योंकि ये 220 वोल्ट अब डिवाइड नहीं यस होता। सर डिवाइड नहीं होगा और दोनों में डायरेक्ट जाएगा। हाँ, इसका मतलब यहाँ भी प्रॉपर 220 वोल्ट आएगी और यहाँ भी प्रॉपर 220 वोल्ट आएगी। यस सर तो जब पूरा पूरा वोल्टेज मिलेगा इनको तो पूरी पूरी पावर भी मिलेगी। यस सर और Yes. डायरेक्ट 160 हो जाएगा, प्लस करेंगे। हाँ, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता इस केस में। तो इसीलिए जितने भी हाउस होल्ड वायरिंग्स हैं पैरेलल में की जाती हैं ताकि किसी को भी वोल्टेज कम ना मिले। यस सर 220 वोल्ट, यहाँ भी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, यहाँ भी 220 वोल्ट। तो दे आर गेटिंग द प्रॉपर वोल्टेजेस एंड प्रॉपर वोल्टेजेस में ये प्रॉपर पावर देंगे। यानी ये 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, ये 60 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। तो टोटल कंजम्पशन कितना होगा पावर का? 160 वॉट। तो इसका मतलब पैरेलल में ये रूल चलाना, अगर बल्ब्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद प्रॉपर वोल्टेजेस then the total consumption of the power will be P1 plus P2 plus P3 and so on। और अगर सीरीज में है तो उल्टा है, मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट चलता है। यस सर मतलब कैपेसिटर टाइप। हाँ हाँ, कैपेसिटर टाइप कह सकते हो। टोटल कंजम्पशन ऑफ द पावर फॉर बल्ब्स इन द सीरीज एंड पैरेलल के रूल्स रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अपोजिट वे में या फिर कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन के सिमिलर वे में चलते हैं। बट मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है? कंडीशन ये बहुत जरूरी है कि बल्ब की जो वोल्टेजेस है वोल्टेज सेम रहने चाहिए। वोल्टेज सेम रहेंगे तो और उतना ही सप्लाई भी करो आप। यस सर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सीरीज पैरेलल में ना। मिक्स कॉम्बिनेशंस में क्या होगा? तो मान लीजिए हमारे पास भी मतलब टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। कैसे बच्चे? सर उतना सप्लाई मतलब टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। वोल्टेज यार बात कर रहे हैं सिंपली। अच्छा देखो फिर समझा रहे हैं। मान लो हमारे 3 बल्ब है, बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3। बल्ब 1 220 वोल्ट और 100 वाट का, बल्ब 2 220 वोल्ट 100 वाट, बल्ब 3 भी इतना ही है। मतलब हमने बिल्कुल एक जैसे 3 बल्ब खरीद के लाए, सेम कंपनी के 3 बल्ब आप लाए और 2 को पैरेलल में लगा दिया, तीसरे को सीरीज में लगा दिया और ले जाकर के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो 220 वोल्ट का है। अब हमसे कहा जा रहा है कि टोटल कितना पावर कंज्यूम होगा हमारा। तो पहले पैरेलल वाले सॉल्व कर लेंगे फिर वो सीरीज के साथ आ जाएगा। यस सर नहीं, इसमें गड़बड़ कर जाओगे।
इसमें गड़बड़ ये कर जाओगे, क्या इन पैरेलल वाले बल्ब को 220 वोल्ट मिल पाएगा? नो क्योंकि इन सर, बल्ब के पहले यहाँ एक और बल्ब है, यस सर, पहले ही सीरीज में एक बल्ब लगा है तो प्रॉपर तो नहीं। सीरीज में बल्ब लगाने से वोल्टेज डाउन हो जाता है ना, कट कर देते हैं ना वोल्टेज को, तो यस यस सर, सर, यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर आएगी ही नहीं। यस सर, तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो काम नहीं करेगा, अभी आपने जो पढ़ा है वो रिजल्ट यहाँ काम नहीं करेंगे। वो एक्सक्लूसिवली सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट है, एक्सक्लूसिवली पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, मिक्स कॉम्बिनेशन में वो रिजल्ट्स नहीं लगाना मुझे। तो क्या करना चाहिए फिर यहाँ पर? सर ये तो इधर समझ आ रहा है, पहले हम ये समझ आ रहा बोलेंगे। है। पैरेलल वाले हाँ, बल्ब बच्चा। की कंजम्पशन वाली जो पावर है उसको ऐड मतलब कर रहे बता रहे, पहले आप ये बताओ क्या नहीं करना, वो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस Yes, सर, sir. यस सर, हमें माइनस सीरीज और वन, पैरेलल यूज नहीं करना है। बिल्कुल हमें +4 मिले चाहे ना मिले, -1 ना मिले, बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फिलहाल तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए हमने ये सारे बल्ब आइडेंटिकल माने हैं, तो इसका मतलब इन सबके अंदर जो फिलामेंट होंगे वो सेम रेजिस्टेंस के होंगे। यस सर, तो अगर हम R रेजिस्टेंस मानते हैं तो ये भी R रेजिस्टेंस होगा और ये रेजिस्टेंस भी R होगा। तो ये दोनों R का कॉम्बिनेशन किस तरीके का कॉम्बिनेशन है और इससे इफेक्टिव Parallel. रेजिस्टेंस क्या आएगी? पैरेलल R पैरेलल स्क्वायर बाई 2, R/2, R/2, यानी ये दोनों बल्ब मिल करके इफेक्टिवली R/2 का रेजिस्टेंस देंगे। यस सर, और यहाँ पर एक R का रेजिस्टेंस है, ये कौन से Yes. कॉम्बिनेशन में है? ये सीरीज में हो गए, 3R/2 सीरीज में हो गए। टोटल हो गए। 3R/2 एक मिनट, सीरीज में हो गए। सीरीज के रेजिस्टर्स क्या होते हैं? सप्लाई वोल्टेज को डिवाइड कर लेते हैं। यस सर, तो इस पहले वाले बल्ब के पास क्या वोल्टेज बनेगी? पहले वाले बल्ब के पास कितनी वोल्टेज आएगी? 220 into R upon 3R/2, 220 सीरीज में वोल्टेज के डिवाइड करने वाला लॉजिक, 220 इंटू इसका Into रेजिस्टेंस R, अपॉन 3R/2, 3R/2, इससे कितना आएगा ये? सर 440 440 upon 3, 440 बाय 3, यानी यहाँ पर 440 बाय 3 का वोल्टेज आएगा। और Yes, यहाँ पर क्या वोल्टेजेस आएंगी? फिर वही लॉजिक, सीरीज में वोल्टेज के डिवाइड करने का लॉजिक। सर यहाँ 440/6 का है। देखो टोटल इज 220 इंटू, हम R/2 में वोल्टेज चाहते हैं तो इंटू R/2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 3R कितना आएगा ये? सर 220/3, 220 बाय 3। 220/3. और Yes. क्योंकि ये पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होगा। यस सर, तो यहाँ पर 220/3 और यहाँ पर भी 220/3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब हम ये लॉजिक लगाएंगे, इसके बाद हमारा ये लॉजिक, हम इस रिलेशन को बल्ब 1 के लिए यूज करते हैं। बल्ब 1 के लिए ये रिलेशन, रेटेड वोल्टेज 220 अपॉन रेटेड पावर 100। बल्ब 1 के लिए कितना वोल्टेज बन रहा है? 440/3 अपॉन पावर इन द बल्ब 1, इससे पावर ऑफ बल्ब 1 निकाल सकते हैं। सिमिलर लॉजिक बल्ब 2 के लिए, रेटेड उसका 220 है, 100 वाट का वो भी है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? 220/3 अपॉन पावर ऑफ द बल्ब 2, एंड सेम फॉर द बल्ब 3, बिकॉज बल्ब 2 और बल्ब 3 में डिफरेंस नहीं है कोई। तो अब इससे पता लगाते हैं कि P1 कितना आएगा और P2 कितना आएगा। और कैलकुलेशंस करने के बाद ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मेरे को कि जो P1 की वैल्यू मिलेगी वो 400/9 होगा, 400/9, यस सर,
and P2 P2 100/9. and P3 are same 100/9. Yes sir, 100/9. 100/9 वोट। तो इसका मतलब जो टोटल पावर कंजम्पशन होगा तीनों बल्ब को मिला करके 400/9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100/9 मतलब कि 600/9 यानी कि 600/9 600/9 का मतलब हो गया 200/3 200/3 200/3 वॉट का टोटल पावर मिला मुझे। टोटल कंजम्पशन ऑफ द पावर इज 200/3। यस सर, ये आ आ रहा है ये? यस सर। Yes. राइट। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम वो सीरीज पैरेलल वाला एक्सक्लूसिव फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। Yes Yes. sir. ठीक, यस सर। जस्ट अब अगर हम लगाते, अब सुनिएगा, इतनी मेहनत करने के बाद आपको बता दें, और ये मेहनत मैंने इसलिए भी करवाई थी, कभी कभी क्वेश्चन में टोटल पावर कंजम्पशन के अलावा भी चीजें पूछी जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज पूछे जा सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव मेथड कर लिया तो अब ये सब्जेक्टिव वाले भूलते चले जाओ, नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। ये दोनों बल्ब पैरेलल में हैं। यस सर है। पैरेलल में पावर कंजम्पशन का जो रूल था वो उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल कितना पावर कंज्यूम करेगी? 100 वाट कितना हो जाएगा? 200. सर 200. 200 वॉट। 200। और ये 200 वाट और ये 100 वाट सीरीज में। यस सर। Yes sir. तो जरा सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। सीरीज के बल्ब का जो टोटल पावर कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला है 200/3. 200/3 आ जाएगा। So 20,000/3. सर 200/3 100/3 आ रहा है। So 200/3. तो इसका मतलब फिर तो हो गया ना आंसर। यस सर। Yes. Yes, same आ रहा है. तो मतलब वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, उस पे लगाना। भाई मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो हो सकता हो कि मन में कोई डाउट आ जाए। अभी तो क्या प्रॉपर्ली करके देखा ना इसको, हाँ सर, प्रूफ हो गया अब एक। प्रूफ करने के साथ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ सही। क्या पता ये आइडेंटिकल बल्ब ना होते तो नहीं आता, हमें क्या पता अभी। मैं मतलब एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए टीचर तो सबको पता होता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट क्योंकि अनलिमिटेड केसेस हैं, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो मन में ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं कि पता नहीं यार यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगना है कि नहीं लगना है, ये होगा कि नहीं, हमारे बड़े सारे डाउट्स बनने लगते हैं। तो हम लोग इस मेथड को इसलिए बता रहे हैं कि अगर डाउटफुल कंडीशन में हो तो -1 लेने से अच्छा है कि या तो क्वेश्चन छोड़ दो या फिर उसको सब्जेक्टिवली सॉल्व कर दो। अगर हल्का सा भी डाउट लग रहा है कि पता नहीं ये मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा, मूव करें और आगे। यस सर। Yes, Yes sir. sir. Yes. sir. चलिए अब यार मतलब ऐसे बड़े से क्वेश्चंस आते हैं, आपके बल्ब वाले क्वेश्चंस काफी कॉमन है, बट पैटर्न समझ आ गया अब इसमें हुए। एक और क्वेश्चन तो ये होता है कि मतलब बस अब गारंटी दे सकता हूं मैं अब कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारे जो बल्ब हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब, 220 वोल्ट मान लीजिए 50 वाट का बल्ब है, और 220 वोल्ट 25 वाट का बल्ब है, एग्जाम्पल के फॉर्म में, नॉन आइडेंटिकल बल्ब से। अब हम इसको लास्ट में बस फाइनल क्रॉस चेक करने जा रहे हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। देखिए रेजिस्टेंस, भाई एक लॉजिक ये है, एक लॉजिक कहता है कि किसी भी बल्ब की जो रेजिस्टेंस होती है वो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर होती है बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यानी कि रेजिस्टेंस और पावर में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितनी कम पावर का बल्ब होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसकी। तो इनमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का बल्ब कौन सा है? अगर ये 1 2 3 नाम ले दे तो कौन से बल्ब में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस? 3 में। 3 में। तो अगर हम बल्ब 1 की रेजिस्टेंस को R मानते हैं तो बल्ब 2 का रेजिस्टेंस
क्या हम 2R लिख दें? हाँ क्योंकि सर। इसकी पावर Yes, पावर Yes, हाफ हो रही sir. है, पावर और रेजिस्टेंस इनवर्स है। तो अगर बल्ब 1 की रेजिस्टेंस R है तो 100 का हाफ 50, यानी कि ये रेजिस्टेंस 2R है और सर ये 4R. और ये 4R है। 2R और 4R कौन से कॉम्बिनेशन में सर पैरेलल. parallel. कितना इफेक्टिव आएगा? 2R 4R का इफेक्टिव रेजिस्टेंस यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर 6. 4/3 है। 4R सर 4/3. नाउ 4R/3 रेजिस्टेंस यहाँ पर और R रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में, 7R/3. ठीक? ये इस 220 को डिवाइड करेंगे। Yes, sir. Current. अब हम उस 220 का डिवीजन करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लर्न किया था। तो पहले वाले बल्ब के पास वोल्टेज आया 220 डिवाइडेड बाय R प्लस 4R/3 विच इज 7R/3 इनटू यहाँ पर R रेजिस्टेंस है। Yes. ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज आ गया पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। सर Sir, 660/7. नहीं, उसको हम 3/7 इंटू 220 रहने देते थे। हाँ, वो आप सही बोल रहे हो, 660/7। और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 220 अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस हियर 4R/3। तो दैट इज 4/7 ऑफ 220। तो 4/7 इंटू 220 यहाँ So पर 4/7 into 220. और यहाँ पर भी पैरेलल है ना, सेम वोल्टेज। तो हमने क्या कर लिया, हमने सारे बल्ब के वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए। अगर आप नोटिस करो तो हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बल्ब के वोल्टेज को कैलकुलेट करना Yes, sir. और उसके बाद ये लगाना। तो फर्स्ट बल्ब की पावर निकालने जा रहे हैं, पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब। रेटेड वोल्टेज 220, रेटेड पावर 100, बल्ब 1 का वोल्टेज 3/7 ऑफ 220 का स्क्वायर अपॉन इसकी पावर 1। तो पावर ऑफ द बल्ब 1 कैलकुलेट करके आ जाएगी। यहाँ से सब कुछ अगर देखेंगे तो ये 9/49 900/49 वोट। और बल्ब 2 और बल्ब 3 की पावर्स कैलकुलेट करेगा। एंड बल्ब 3 सिमिलर पावर्स होंगे इनके, नहीं अलग अलग होंगे, सॉरी। बल्ब 2 सेम चीज, रेटेड इज 220 डिवाइडेड बाय उसका रेटेड पावर 50 वॉट है। वोल्टेज ऑफ द बल्ब 2 इज 4/7 ऑफ 220 अपॉन इसकी पावर P2। Sir 90/49. 800/49. हाँ, अब यहाँ से हम, ठीक है, अच्छा स्पेस का प्रॉब्लम है, यहाँ से अच्छा हम हाँ नीचे सर 800. यहाँ के बाद कैलकुलेशन नीचे कर रहे हैं यहाँ पर। सो Yes, P2 कितना बता रहे हो? 8 सर 800/49. और अब P3 तीसरा पावर और कैलकुलेट कर लें बल्ब 3 का। तो बल्ब 3 पे भी सिमिलर वर्किंग होगी, बस यहाँ पर 50 की जगह 25 होगा, 50 की Yes, जगह sir. 25 होगा। तो सिमिलर वर्किंग से उसकी पावर जो आएगी वो आएगी 400/49. 400/49। अब आप बताओ टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा? नेट पावर कंजम्पशन P1 प्लस P2 प्लस P3। Sir 2100/49. तो इसका मतलब टोटल पावर जो आई वो 2100/49। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? Yes, sir 300/7. 300/7 is the net power consumption by all the 3 bulbs. Yes, sir. क्या ये उस रूल को फॉलो कर रहे हैं सीरीज पैरेलल वाले को? एक बार क्रॉस चेक यस सर, यस सर कर रहा हूं। कर रहे हैं. 50 and 25 in parallel रूल के हिसाब से कितना हो गया ये? सर प्लस हो जाएगा। 75। यस Yes. 50 watt 25 watt in parallel, the rule becomes 75 and 100 in series. So 300/7. So 300/7. बन रहा ना आंसर? Yes, sir बन रहा है. Yes, sir. 1. तो
तो अब लॉक कर दें इसको, इसका मतलब जो रिजल्ट हम लोगों ने बनाया है वो जनरलाइज हो गया। ये सर अब कर सकते हैं। यस सर। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स के टोटल पावर कंजम्पशन को निकालने के लिए अब हम इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे। यस सर। यस सर। राइट, Yes. मतलब विद प्रूफ विद डेरिवेशंस पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है। सर काश ये मेथड क्लास 10th में पता होता। क्या क्वेश्चन आए थे क्या इसके ऐसे? यस सर 10th में थे हम लोग के स्कूल में। तो So, लंबा board में लंबा भी। मेथड लगाते होगे। यस सर सेम यही मेथड करते थे। अब छोटा हो गया। चलो क्विकली बताना, बहुत तेजी से इसका आंसर देना है आपको, जस्ट ये जानने के लिए कि समझ आया है या नहीं आया है। 220 वोल्ट की सप्लाई पर हमारे पास ये 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, ये 220 वोल्ट 100 वाट का, ये 220 वोल्ट 50 वाट और ये 220 वोल्ट 50 वाट का बल्ब। टोटल पावर कंजम्पशन जल्दी से बताएं। मतलब जेई के पेपर में ये लेस देन 1 मिनट होना चाहिए। 200/3। यस सर 200 200/3। 200/3 कैसे आएगा? तो 50 50 और 100 ऐड करूं, तो ये 200 हो गया। 200 फिर उसके बाद और वो सीरीज में 200 हो और गया। 100 वाट को सीरीज में पावर का सीरीज वाला रूल, 200 और 100 का पावर सीरीज। यस सर 200/3। 200/3 ठीक है। Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, सर अब सर अगर ये सर बल्ब्स जो होते हैं ओवरऑल 110 वोल्ट से अटैच्ड होते तो अच्छा मतलब 220 की जगह सप्लाई 110 की होती है, यस सर। तो पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज 220 की जगह 110 कर देंगे यानी हाफ कर देंगे, और पावर वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, यस सर तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 1/4 टाइम्स कर, तो जो भी अभी आंसर आया उसका 1/4 कर लीजिए। Yes. ठीक है, तो ये हो गया हमारे बल्ब वाले क्वेश्चन जो पावर के ऊपर कैलकुलेट करने के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर और बाकी वेरिएबल वोल्टेज तो शायद एसी में है। वो इसमें नहीं आते। हाँ वो Okay, sir. अल्टरनेटिंग करंट्स में आते हैं, यस सर। इसमें नहीं। इसके बाद पावर पर बेस्ड एक दो और इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक आता है हमारे लिए वो सॉरी हीटिंग कॉइल्स का। ये वो कॉइल हैं जो विंटर्स में पानी गर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सर Immersion- हीटर के अंदर होते हैं फिलामेंट जो गर्म हो जाते हाँ, हैं। हीटर हीटिंग कॉइल इमर्जन रॉड जो बाल्टी में डालकर पानी गर्म करते हैं। सब पता। तो ये सब भी तो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं ना। यस सर। यस तो अगर हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, और सप्लाई वोल्टेज आपके जो है वो V है, और मान लिया जाए कि कॉइल को ऑपरेट किया गया एक डेफिनेट टाइम के लिए, ऑपरेटेड फॉर सपोज दैट T सेकेंड्स। मतलब हीटर आपने 10 मिनट के लिए ऑन किया है, 5 मिनट के लिए ऑन किया है, तो कितनी हीट जनरेट हुई यहाँ पर? V स्क्वायर बाय V R। स्क्वायर बाय R into T। नाउ ये हीट को यूज कहाँ पर किया गया? सर हीट टू लाइट। इट इज यूज्ड फॉर
बॉइलिंग ऑफ वाटर मान ले, अच्छा सर, सॉरी सर। पानी गर्म कर रहे हो ना। अच्छा, पानी गर्म कर रहे हैं, हाँ सर, बॉइलिंग। अब हालांकि बॉइलिंग तक नहीं करते क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी गर्म करके कोई भी नहीं नहाता। नो सर। वो पानी No, बॉडी sir. पे डालोगे तुरंत छाले निकल जाएंगे। तो हम क्या होता है विंटर्स में नॉर्मली टेम्परेचर होता है 7 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो पानी को हम गर्म करते 30-40 डिग्री सेल्सियस तक और नॉर्मल वाटर बना करके नहा लेते। यस सर। तो खैर अपनी अपनी लाइकिंग पर भी डिपेंड करता है कि कोई ठंडे पानी से नहाता है, कोई गर्म पानी से नहाता है, कितने गर्म से नहाना है वो भी आपकी चॉइस है। खैर ये हीट हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए यूज की है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कॉल्ड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री कहता है कि जब किसी हीट से किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो आप, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट, ये आईसीएससी वाले समझ सकते हैं, उनके 9 Yes sir, latent heat heat. lost is equals to heat नहीं, gain. latent heat नहीं, it is the mass of the water into a term called as specific heat capacity Yes sir, specific heat capacity. and into the change of temperature. Yes sir, Yes, ये sir, सबसे ये हार्ड न्यूमेरिकल्स होते थे कैलरीमेट्री बहुत के। ये होता है आपका। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि पानी कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वाटर कैलकुलेट कर सकते हो आप इससे, बिकॉज अगर सारी चीजें कैलकुलेट की हूं तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बोलिए। Yes sir, Yes, sir. अब हमने क्या किया, 10th में था। हाँ हाँ होगा, आईसीएससी डिटेल्ड में एक्चुअली है ना। इसमें क्या किया हमने, आप लोगों ने कभी वैसे कॉयल वाली हीटिंग यूज की है घर में कि नहीं? तो मतलब सभी हीटर में तो वही होती है। जैसे अभी तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द हाउसेस में गीजर लग गए हैं ना, तो पानी गीजर में गर्म हो जाता है। बट गीजर लाने से पहले, मतलब आज से 8-10 साल 15 साल पहले जाओगे तो पानी गर्म करने के 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो आप गैस पे रख के गर्म कर लो या फिर इमर्जन रॉड लगा दो। सर इमर्शन रॉड तो नहीं, इलेक्ट्रिक केटल का शायद ऐसा प्रिंसिपल हो। नहीं वो नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं जैसे मान लीजिए हमारे घर में ऐसे ऐसे एक हीटिंग कॉइल है, हमने बाल्टी में पानी भरा और सपोज दैट हमारे पास 2 कॉइल्स हैं मान लीजिए। तो एक हीटिंग कॉइल 1 है which takes suppose that 10 minutes which takes 10 minutes to boil the water। 10 मिनट ऑन करो, पानी गर्म। और एक दूसरा हीटिंग कॉइल है, वो कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है, खराब है थोड़ा सा, मान लीजिए 15 मिनट लिए उसने टू बॉयल सेम अमाउंट ऑफ द वाटर। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि भाई 15 मिनट इसलिए लग रहे हो सकता है कि हम 2-4 बाल्टियां गर्म कर रहे हो। टाइम बढ़ने का रीजन तो ये भी हो सकता है ना कि भाई पहली बार मान लीजिए आपने हाफ बकेट फुल किया था, अगली बार हो सकता है कि पूरा बकेट भर दिया हो। और सर टेम्परेचर टाइम भी तो- तो हो सकता है, जैसे पहले वाले को 60 तक किया, फिर दूसरे को 70 डिग्री। नहीं, तो वो यहाँ पे बॉयल करना है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अच्छा जाना बॉईल कर रहे हैं सर, ठीक है। है। बॉयल कर देखा रहे हैं, नहीं उबाल सर। देंगे बिल्कुल, उसमें से उबाल के उसको स्टीम बना देंगे। ठीक है, कितने वाटर का चाहिए होता है 10 मिनट? क्या चीज? सर मास भी तो देना चाहिए कितने। तो वो तो कह रहे थे सेम अमाउंट, जितना मास यहाँ था उतना मास यहाँ भी है, मतलब एक सर बाल्टी पानी इनिशियल टेम्परेचर वो भी सेम है। सर वो कितना है सर, वो बता दीजिए। तो 0 मान लो, मतलब फ्रिज में से पानी निकाल के उसको बॉयल कर दे। जी सर। आइस को, मतलब फ्रीजर में जो आइस बनी है उस आइस को ले जा करके बाल्टी में भर दो और उसको गर्म करो। ये सर मास कैंसिल और डेल्टा टी 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करेंगे। लद्दाख में बैठे हैं मान लीजिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म किया। पहली वाली कॉइल 10 मिनट लेती है, दूसरी वाली कॉइल 15 मिनट लेती है। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। सर फ्यूजन आइस का भी तो एनर्जी डाली। हाँ अभी इसको कर लीजिए। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो इन दोनों कॉइल्स को हम सीरीज में लगाते, बोथ कॉइल्स इन सीरीज, and what will be the time of a boiling?
मतलब जब अकेले अकेले यूज किया तो अकेले कॉइल 1 10 मिनट में पानी गर्म कर देता है और अकेला कॉइल 2 15 मिनट में पानी गर्म कर देता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों कॉइल को सीरीज में ऐड करके और एक साथ बाल्टी में डाल दें। तो क्या पानी जल्दी गर्म हो जाएगा या और ज्यादा टाइम लगेगा उसमें? एक कॉइल 10 मिनट में पानी को बॉईल कर रहा है, एक 15 मिनट में। सर हमने एक्सपेरिमेंट किए। हमने क्या किया, दोनों कॉइल को उठा करके सीरीज में डाल दिए और कहा कि फिर से पानी गर्म कर दे। क्या मुझे 10 मिनट से कम का टाइम लगेगा या 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, 15 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा? सर 10 और 15 के बीच में लगना चाहिए। या Yes, 10 और sir. 15 के बीच में लगना चाहिए। ये सब दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो Yes, यहाँ पर ऐसे पॉइंट क्या है? questions होते हैं। क्वेश्चन तो भाई, तो क्वेश्चन तो तभी होंगे ना जो हम डे टू डे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली यूज में आ रहा है। आपको ये लॉजिक समझो। और यहाँ भी अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, मतलब एक बाल्टी पानी हम यहाँ भी गर्म कर रहे हैं, एक बाल्टी पानी यहाँ भी गर्म कर रहे हैं और एक बाल्टी पानी यहाँ भी गर्म कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम है। यहाँ भी फ्रीजर का पानी है, यहाँ भी फ्रीजर का पानी है और यहाँ भी फ्रीजर का पानी है। यहाँ भी बॉईल करके स्टीम बनाना है, यहाँ भी बॉईल करके स्टीम बनाना है और यहाँ भी बॉईल करके स्टीम बनाना है। उसे स्टीम बात करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? यानी कि इन ऑल द सेम रहेंगे सर, v स्क्वायर t बाय r डेल्टा t को वो कर देंगे सर नहीं, तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर इन तीनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट यूज किया जा रहा है या सेम यूज कर रहे हैं? So same है और so specific heat भी वाटर की सेम है। ये भी सेम रही, Yes sir. पानी ही गर्म कर रहे हैं ना और कुछ तो गर्म Yes, करने sir. रहे। तो मास सेम रहा, स्पेसिफिक हीट सेम रही। फ्रीजर से स्टीम तक जाना है तो चेंज ऑफ टेम्परेचर भी 100 चेंज ऑफ टेम्परेचर भी सेम रहा। 100 minus 0. और हाँ, और सॉकेट तो वही होगा ना। हम हीटिंग कॉइल लगाओगे कहाँ पर? हीटिंग कॉइल बाथरूम के सप्लाई में तो लगाओगे जहाँ पर Yes sir. 220 volt भी सेम रहे। स्विच बोर्ड होगा, उसी के सॉकेट में लगाओगे। Yes sir. यस सर। तो ये वोल्टेज भी सेम है। ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरा कॉइल लेकर के आएंगे तो 500 वोल्ट आ जाएगा। घर में सप्लाई तो 220 वोल्ट की आ रही है। Yes sir. यस सर। आप कॉइल किसी भी कंपनी का यूज करो। तो इसका मतलब अब वेरिएबल्स क्या बचे हमारे पास? सिर्फ टाइम और Resistance. तो क्या ये कह सकते हैं कि T अपॉन R एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी? यस सर। Yes sir. यानी कि टाइम प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा। यस सर। यस सर। अब बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? सब बढ़ता है। कम होता है। बढ़ता है। सर रेजिस्टेंस सर का बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में टाइम आ रहा है, टाइम भी Yes बढ़ेगा। sir. टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ गई। और प्रोपोर्शनलिटी है ना इसमें बीच में। यानी कि हम Yes, ये नहीं sir. कह सकते कि कोई कांस्टेंट टाइम लगा सकता है। तो कोई टाइम बराबर constant सम होगा। कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस। Yes sir. यस सर। स्पेसिफिक हीट। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जाएंगे तो ये R1 प्लस R2 होगा। यस सर। Yes sir. कांस्टेंट C मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C टाइम्स R1 प्लस C टाइम्स R2 विल बी C टाइम्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सर सी स्पेसिफिक हीट है। नहीं नहीं, C कोई एक जनरलाइज कांस्टेंट K मान लो, कांस्टेंट अच्छा K मान ठीक लो, ठीक। सम कांस्टेंट K into R1 is the time taken by the first coil T1 plus T2. T2 and this is the total time। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कॉइल को यूज करेंगे तो 25 मिनट लगेंगे पानी को बॉईल करने में। तो जो आइडिया था वो आइडिया फ्लॉप कर गया कि दो कॉइल्स Yes, को sir. सीरीज में लगा करके जल्दी पानी गर्म होगा, ये आइडिया फ्लॉप कर गया। इनफैक्ट टाइम बढ़ गया और 25 मिनट वेट करना पड़ेगा नहाने के लिए। Yes sir. यस Yes सर। sir. तो ये तो गलत चीज हो गई। 25 मिनट क्या करेंगे वहां बैठ के भी? सर तो पैरेलल में लगाएंगे फिर। So parallel में। चलिए पैरेलल में देखते हैं। अगर दोनों कॉइल्स हीट का वही होता है सर अगर हीट का फॉर्मूला 1/T1 + 1/T2। एक मिनट पैरेलल में लगाते हैं ना। पैरेलल में हाँ,
तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ऊपर हम लिख सकते हैं K इंटू R1 K इंटू R2 अपॉन K टाइम्स R1 प्लस K टाइम्स R2 और इधर K टाइम्स R कर ले, सारे K कैंसिल कर जाएंगे। यस सर, यस सर, K into R1 is the T1 time, K into R2 is T2 time, T1 T2 R1 T1 plus T2 T2 is the total time। मतलब पैरेलल में जो टाइम लगेगा वो T1 T2 by T1 plus T2 यानी कि 10 into 15 upon 10 plus 15 6 मिनट का टाइम लगेगा। यस ये आइडिया, ये सुपर हिट आइडिया हो गया कि 6 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। आप लोग को सर- आज की डेट में लगता है कि ये सब बेकार चीजें हैं, लेकिन ये सोचिए जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, लोग इन्हीं छोटे छोटे आइडियाज के ऊपर नए नए इंस्ट्रूमेंट बना करके मार्केट में बेचते हैं। यस सर, मतलब अगर हम ये सोचें कि हम एक ऐसा हीटिंग कॉइल जनरेट कर दें जो पानी के बॉइलिंग टाइम को कम कर दे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर दे, और रूरल एरियाज में इनको अगर हम सेल आउट करें तो एक इंस्ट्रूमेंट बना, भाई हर जगह तो गीजर नहीं लग सकता ना, यस सबकी इतनी भाई इनकम नहीं होती कि लगा सकेंगे। तो इन्हीं आइडियाज पर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, लोग आगे चल करके कुछ बना देते हैं डिवाइसेस। क्लियर हुआ ये? यस सर, हो गया। यस सर, यानी कि हीटिंग कॉइल्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर सर, टाइम, हाँ जी पूछो मुझसे। अगर सर हीट का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं I2RT तो वो नहीं लगा सकते, सुनिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता हो जाता है। नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे घरों में करंट कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट है। आप जितने मर्जी हीटिंग कॉइल्स लगाओ, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, द पैरामीटर विच विल रिमेन कांस्टेंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द करंट। यस सर, तो हम पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसमें एक पैरामीटर कांस्टेंट हो, यानी कि वोल्टेज वाला फॉर्मूला। स्विच बोर्ड तो बदल नहीं देंगे ना। यस बोलिए। अच्छा, आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी, हमारे घरों में डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स बने होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे वाले सॉकेट्स Yes, होते हैं। जैसे sir. मान लीजिए यस जहाँ पर रेफ्रिजरेटर का प्लग लगाते हो वो सॉकेट बड़े सर होते वो हैं। बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा सा होता 16 है, एम्पियर एसी का। का भी और कितना? अभी washing machine अभी का। किसी ने बोला कि वो 16 एम्पियर का होता है। यस सर, 16 एम्पियर का यस होता सर, है। 16 एम्पियर। अच्छा, और जिसमें अपना मोबाइल चार्जर लगाते हो वो वाले सॉकेट सर 5 5 एम्पियर। 5 एम्पियर एम्पियर। लेकिन दोनों सॉकेट में वोल्टेज कितना है? सर 220। 220। इसीलिए हाउस होल्ड आइटम्स में पावर या हीट के फॉर्मूले के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही है, क्योंकि करंट डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती है। यस सर, हम Yes, sir. यहाँ पर v स्क्वायर को कांस्टेंट मान रहे हैं। अगर हमने आई स्क्वायर का टर्म लगाया होता तो आई को कांस्टेंट नहीं मान पाते, और तब हम इस टाइप का रिलेशन नहीं बना पाते कि टाइम इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? यस Yes, सर, sir. हम्म, यस सर, यस यस ठीक। ये हीटिंग कॉइल्स का कंसेप्ट हो गया। और पावर का एक टॉपिक जो हम पहले ही कर चुके हैं, मैक्सिमम पावर वाला लेक्चर, वो ऑलरेडी किया जा चुका है। वो था इसी का टॉपिक, लेकिन वो Yes. पहले हो चुका है, मैक्सिमम पावर वाला केस, यस सर, है ना। एक केस और बचता है इसमें, वो ये है, दो छोटे छोटे से केस है। एक तो लॉजिक ये बनता है कि व्हाट इज द लिमिटिंग करंट फॉर अ फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर की थ्योरी हमारे क्लास 10th में थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फ्यूज वायर कैसे काम करते हैं, यस सर, और इनको घरों में कहाँ पर लगाया जाता है, मेन सप्लाई के बाद या मेन सप्लाई से पहले, या फिर कहाँ लगाते हैं फ्यूज वायर को। सर अगर वोल्टेज चेंज होता है तो फिर हीट चेंज Yes, होती है, sir. तो जब अगर एक्सेस वोल्टेज आता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है। हाँ ठीक है। हालांकि अब इसके एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो एमसीबी यस सर, एमसीबीज यूज होती हैं। तो ये पहले के जमाने में है। अभी भी गांव में
मतलब अगर जो घर है एमसीबी जहाँ नहीं होती है वहां पर फ्यूज वायर सभी के लगाए जाते हैं, बट एमसीबी ऑटोमेटेड होते हैं, वो अपने आप सर्किट ब्रेक कर देते हैं। काम किस तरीके से करते हैं ये, मतलब तो फ्यूज इसके वायर क्या अंदर होता है? भी नाइक्रोम वायर होती है, जब एक्सेस करंट जाता है तो वो हीट होके ब्रेक हो जाती है। तो एक्सेस करंट पे ना, यस यस सर। सर। अब एक्सेस किसको बोलेंगे, एक्सेस किस चीज को बोले, सर कितनी करंट को नॉर्मल से एक्सेस? थोड़ा ज्यादा सर, सर जैसे फ्यूज अगर वायर के 6 क्रिटिकल एम्पियर की टेम्परेचर जा से जब रही है ऊपर चला आज जाता है 7 एम्पियर जा रही है। तो आप एक काम करो, एक लिमिटिंग करंट बताते हैं। लिमिटिंग करंट कौन सी होती है? लिमिटिंग करंट वो होती है कि बस इससे ज्यादा अगर करोगे इससे ज्यादा किया तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पर तो ब्रेक नहीं होगा ना, तो सर इससे ये ज्यादा पर ब्रेक लिमिट होगा हो ना। गई। लिमिट है, जैसे पासिंग मार्क्स होते हैं, 100 में से 40 पासिंग मार्क्स हैं, तो 40 नंबर वाले को पास कहें कि फेल कहें? सर पास। पास 40 इज पासिंग मार्क्स। अब किसी के 40 ही आ गए, पास हो जाएगा पास सर, हुआ। लेकिन अगर 40 से जरा से भी कम आ गए तो फेल हो जाएगा। सर जैसे वैक्सीनेशन 18 एंड 18 प्लस का हो रहा है, तो 18 वाली जी। को भी लग रही है। तो लिमिट है ना वो 18, यस सर, लिमिट है। तो लिमिट मतलब सेफ हो, अभी लिमिट से ज्यादा करेंगे तो गया। एक्चुअली Yes, क्या sir. होता है फिर, लिमिटिंग करंट जब जा रही होती है तो करंट का हीटिंग इफेक्ट तो होगा, करंट कहीं भी जाएगी तो वो हीट बन जाएगी, तो इस करंट की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। आई स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस इंटू टाइम, ये अमाउंट ऑफ हीट आएगी। ये वायर उस हीट को क्या करेगा, खा जाएगा, तो उसको तो मेल्ट हीट कर। बनी। तो अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर गर्म नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये वायर के अंदर जो हीट करंट की वजह से हुई, वायर उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्या करते हैं, सर वायर एक्सपैंड सराउंडिंग होती है। एमिट वायर करते कुछ नहीं, एक्सपैंड होगी और इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। कुछ नहीं, एक्सपेंशन नहीं होता, ये सराउंडिंग में रेडिएट होते हैं। ओके सर। हीट रेडिएट, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हो तो हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, यस सर, कन्वेक्शन कंडक्शन, रेडिएशन, इंडक्शन। और रेडिएशन। यस सर। तो वायर की हीट आसपास के सराउंडिंग में चली जाती है, इसीलिए वायर के आसपास जाने पर थोड़ा सा गर्म लगता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर हैं वो भी तो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। यस सर, रेडिएशन के थ्रू। हम लोग हीटर को पकड़ के तो बैठते नहीं गर्म करने के लिए, हीटर से दूर बैठे रहो, अपने आप गर्म लगता है। जो ब्लोवर्स हैं ये सब कौन से रेडिएशन मोड पे काम करते हैं, यानी ये हीट को रेडिएट करते हैं। और रेडिएशन में टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है एट क्लास 11th के बोर्ड्स में, अगर आपने अपने आप पढ़ा हो तो एक स्पेशल लॉ है कॉल्ड एज स्टीफेंस लॉ। स्टीफन लॉ कहता है कि जो हीट रेडिएट करने का फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन इज गिवन बाय अ फॉर्मूला नोन एज स्टीफेंस लॉ। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। यस सर। यस सर। सिग्मा कॉल्ड एज स्टीफन कांस्टेंट। तो नॉर्मल कंडीशंस में जितनी हीट फ्यूज वायर के अंदर करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये वायर वो सारी की सारी हीट सराउंडिंग में रेडिएट कर देता है, मतलब अपने पास कुछ नहीं रखता, जिस वजह से इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता। यानी इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। ये होता है अप टू द लिमिटिंग करंट। और जब लिमिटिंग करंट की बात कर रहे होंगे तो जो टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंच चुके होंगे। लिमिटिंग करंट उस करंट को बोलते हैं जिस करंट के करस्पॉन्डिंगली वायर अपने मेल्टिंग टेम्परेचर को टच कर गए। जैसे ही करंट बढ़ेगी टेम्परेचर मेल्टिंग से ऊपर निकल जाएगा, मेल्ट हो गया, वायर टूट गया। यस यस सर। ये आई लिमिट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ अपॉन द एरिया, रो एल बाई ए। अगर हम फ्यूज वायर को सिलेंडर माने
और रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर है, तो रो इंटू लेंथ, जिसमें एल इस वायर की लेंथ हो गई, बाय द Yes, sir. एरिया 2 pi पाई आर स्क्वायर pi r square. सिग्मा एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ दिस कर्व साइड ऑफ द सिलेंडर 2 pi RL 2 पाई आर एल 2 pi RL. इंटू मेल्टिंग टेम्परेचर टू द पावर 4। इससे निकालते हैं लिमिटिंग करंट कितनी आएगी। तो स्टीफेंस लॉ में कर्व सरफेस का एरिया क्या डाला? क्योंकि रेडिएशन वहीं से होता है। ये वाला कभी, अरे यार घर में जो तार होते हैं, पतले पतले तार होते हैं, उनका साइड वाला एरिया नेग्लिजिबल होता है। सर ये कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है? हाँ स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है 5.67 10 टू द पावर -8। ये Okay, प्रॉब्लम्स sir. में दिया जाएगा। स्टीफन प्रॉब्लम में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 into 10 to the power -8. हाँ, पॉइंट मेरा समझने वाला क्या है कि अगर इसे डेरिवेशन को देखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ एल लिख रहा है और ये एल कैंसिल हो जाता है। Yes sir. और pi मतलब जो लिमिटिंग करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। मतलब फ्यूज वायर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी लिमिटिंग करंट सेम रहती है, लेकिन लिमिटिंग करंट प्रोपोर्शनल ऑफ आर टू द पावर, यहाँ आर है और ये आर स्क्वायर यहाँ है, आर क्यूब, बट आर क्यूब पे आई स्क्वायर है, वो आई स्क्वायर आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है 3/2. 3/2 पे। Yes sir. तो इसके प्रॉब्लम्स की लैंग्वेजेस कुछ ऐसी होंगी, लाइक a fuse wire of 1 millimeter diameter has limiting current, let's say 10 ampere. Find limiting current of fuse wire of 2 millimeter diameter and half length made by same material. आंसर क्या देना चाहिए देखो। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए, इसका कोई काम नहीं। हाफ लेंथ का कोई काम नहीं, Yes sir. क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहे। 1 मिलीमीटर डायमीटर के लिए 10 एम्पियर, तो 2 मिलीमीटर डायमीटर के लिए लिमिटिंग करंट रेडियस की पावर 3/2 पर डिपेंड कर रहा है। Yes sir. Perfect. तो 10 एम्पियर Sir. इक्वल टू, यहाँ कुछ कांस्टेंट मान लीजिए, एंड 1 मिलीमीटर की पावर 3/2, और दूसरे केस में करंट को आई मान लेते हैं, Yes sir. सेम 0.5. कांस्टेंट, और ये 2 मिलीमीटर की पावर 3/2। सर डायमीटर दिया तो रेडियस नहीं है ना? तो 1/2 और ये 2/2 हो जाएगा। Yes sir. दोनों इक्वेशन से डिवाइड करके आई निकाल, बिकॉज वो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। यस सर। ये फ्यूज वायर का कंसेप्ट है। यस तो बल्ब, फ्यूज वायर्स, हीटिंग कॉइल, ये सब करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, यस राइट है। यस ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया आपका, करंट का हीटिंग इफेक्ट।
अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं इसमें, एक तो इंस्ट्रूमेंट जिसमें एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर, फेज, पोटेंशियोमीटर ये सब पढ़ाया जाएगा। हाँ सर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको। तो गैल्वेनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट। वही सब, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रियोस्टेट भी होगा उसमें। हाँ, रियोस्टेट वगैरह सब है। तो वो बचे हैं, वो एक्चुअल में वो लेबोरेटरी का पार्ट है, बट लेबोरेटरी क्योंकि लैब गए नहीं अभी तक, तो सब अब तो यही स्कूल पढ़ो। में वर्चुअल लैब्स पे सिखा रहे थे। तो करंट का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है? सर वर्चुअली दिखाया था, वो एक ऑनलाइन सिम्युलेटर था, उस पे दिखा रहे थे सर। तो नहीं, वो तो फिर कोई और कर रहा होगा ना इसका मतलब। यस सर। सर